श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की भी मांग की। इस मामले को लेकर श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी भेंट की। श्रद्धा के पिता ने कहा कि पुलिस मामले को लेकर सख्त नजर नहीं आ रही है। विकास वालकर ने आफताब का जिक्र करते हुए कहा कि उसने मेरी बेटी को बेरहमी से मारा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही आफताब के घर वालों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी। आफताब पूनावाला ने जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने इस मामले में विकास वालकर की वकील सीमा कुशवाहा से बात की। आइए सुन लेते हैं। Seema ji, you have been appointed by the father. What are the things that you will look after? So he said that I will be given a government lawyer, but I want to appoint you. So what are the things, since now the charge sheet hasn't been filed? So what are the things? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है क्योंकि कंप्लेनेंट को सुना जाना जरूरी है। अदरवाइज तो स्टेट का मैटर होता है, इसमें प्रोसिक्यूशन रहेगा। बट बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं कि जिसमें अगर कंप्लेनेंट को रखना पड़े अपनी चीज़ें तो उसके लिए प्राइवेट काउंसिल की रिक्वायरमेंट इन्होंने मुझे अप्रोच किया। इनके साथ हूँ क्योंकि यस निर्भया केस हो या हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर केस हो तो उनको कॉन्फिडेंस है मेरे पे। अच्छा, अब इसमें आप क्या चीज़ें इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एक तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आपने क्या लोगों से बातचीत करना, या पुलिस हो या उनके दोस्त हों, उन सभी से बातचीत करना शुरू किया है जानकारी निकालने के लिए? देखिए, मैं फ़िलहाल तो चार्जशीट का वेट कर रही हूँ और जितना सबसे ज़्यादा बात हुई है मेरी श्रद्धा के फादर से हुई है। उन्होंने सारी बातें मुझे बताई हैं। बहुत सारी बात मैं मीडिया में नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ। जितना रिलेवेंट लगा मीडिया ने सफिशेंट उनसे क्वेश्चन पूछे और उन्होंने आंसर भी किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि हम वेट कर रहे हैं चार्जशीट फाइल हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें मीडिया के सामने हैं, चाहे वो कन्फेशन हो, क्योंकि श्रद्धा के फादर ने बताया कि जब मैं वहाँ पहुँचा महरौली PS, तो जैसे ही आफताब पूनावाला को बुलाया गया उसका कहना था श्रद्धा इज़ नो मोर, और कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस उसको कहाँ से आ रहा है? एक क्रिमिनल जो कि अपने घर में उसने डेड बॉडी को रखा है, पीसेस में काट के रखा है, अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा है और उसके बावजूद भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इवन कि ये कंडक्ट पूरा उसका जेल में भी है। तो इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क ये है कि इसका माइंडसेट है क्या, इसने क्यों, क्या मोटिव था, हमारा क्यों है, और इस हद तक क्रूअल्टी। तो ऐसे तो फैमिली के अंदर एक रिलेशनशिप में कोई भी व्यक्ति किसी का मर्डर कर देगा। तो बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें। चार्जशीट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं पुलिस क्या इसमें इन्वेस्टिगेट करके देती है। जी, पिताजी से आपकी बात हुई उनका क्या कुछ कहना है आपसे? उन्होंने क्या मांग की, इस पूरे केस में क्या कुछ होना चाहिए? डेथ पेनल्टी से कम नहीं इसमें होनी चाहिए। उनका यही कहना था कि मैम मुझे नहीं पता था, मेरी बेटी, उसको मैंने समझाया कि किसी को आप नहीं जान रहे हो, कितना आप जानते हो, बेटा नहीं जाओ। लेकिन उस लड़के के इन्फ्लुएंस में उन्होंने ये कहा कि सडनली मेरी बेटी का बिहेवियर चेंज हो गया था जैसे ही वो उसके इन्फ्लुएंस में आई। मैंने समझाया बट वो नहीं मानी। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा था कि वो उसके साथ रहने चली गई। और उन्होंने जैसे कि बताया कि कभी कभी ये चीज़ें पता चली कि उसके साथ वो क्रूअल्टी भी करता था। उनके दोस्तों के माध्यम से बात करने की कोशिश की, जो उनके दोस्त ने बताया कि 2.5-2 महीने से फ़ोन नहीं मिल रहा है। देन आफ्टर इनके ब्रदर ने फिर कांटेक्ट किया और इन लोगों ने इमीडिएटली एक्शन लिया। राइट। तो एक्शन लेने के बाद उसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि अभी क्या आया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर एक बार फिर किसान जत्थेबंदियां कर दिल्ली घेरने की तैयारी में है। आज अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने जंतर मंतर पर धरना देकर संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का आज अधिवेशन चल रहा है। जंतर मंतर पर एक धरना है और उसके चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा साहब हमारे साथ में हैं। खैरा साहब, ये बताइए, अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने भी जो है वो 26 जनवरी को एक भारतीय देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आपकी क्या डिमांड है? आप किस डिमांड को लेकर यहाँ? हमारी डिमांड्स वही हैं जो किसानों के लिए वो डिमांड्स रख रहे हैं। देयर नो एक्स्ट्रा डिमांड्स। मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड्स जो फार्मर्स की नीचे से उभर के आ रही हैं। सबसे बड़ी डिमांड है कि जब तक आप फेयर एमएसपी नहीं दोगे किसानों को, तो उनका कर्जा कैसे उतरेगा? सर, केंद्र सरकार ने एक जो है वो कमेटी भी बनाई है जिसमें ये कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के ऊपर फर्जी है, वो धोखा है। जितने वादे किए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सबसे मुकर गए हैं। 1.25 साल में उस कमेटी ने एक मीटिंग नहीं की और जो मुकदमे दर्ज किए वो वापस नहीं लिए। 700 किसान मर चुके, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया। तो ये मोदी साहब की सरकार को बनिए की दुकान थोड़ो है। इट्स अ गवर्नमेंट। व्हेन अ गवर्नमेंट मेक्स अ प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे मस्ट ऑनर द कमिटमेंट। सो इसलिए ये सारी बातें हम सेंटर स्टेज के लाने कर आज का हम पहला प्रोटेस्ट है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का। आने वाले दिनों में और दमदार प्रोटेस्ट। एक सर आखिरी सवाल है, 26 जनवरी को जो संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है, क्या उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे? ऐसा है कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिकल बंदों को आने नहीं देते। हमारी हमदर्दी, हमारी सपोर्ट और हमारी पूरी 100% उनके साथ हमदर्दी है। धन्यवाद। तो सुखपाल सिंह खैरा जो कि चेयरमैन हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि जो 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे ने जो धरने और प्रदर्शन की जो कॉल की है उसको पूरा समर्थन जो है वो देंगे। और हालांकि अभी संयुक्त किसान मोर्चे की एक 24 दिसंबर को करनाल के अंदर एक मीटिंग होगी और उसके बाद में सारी जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो इकट्ठा होकर उस पर रणनीति बनाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर तमाम सारे जो अलग अलग जगहों के जो किसान हैं वो आज यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और उनकी डिमांड यही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी है उसको कानूनन जो जामा है उसको पहनाया जाए। तो इसी को लेकर आज यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं। तमाम सारे किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो किसान संगठन हैं वो किस तरीके से सरकार पर एक दबाव बनाती हैं ताकि जो एक सरकार ने किसानों की मांग को लेकर कमेटी बनाई थी उसका कुछ परिणाम दिखेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अपने नेता साकेत गोखले की जमानत के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अब गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दी है। कल साकेत गोखले को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें मोरबी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें गुजरात में मोरबी ले जाया गया है। इधर साकेत गोखले के समर्थन में 5 टीएमसी नेताओं का एक दल मोरबी जा रहा है। इस दल में डोला सेन, खलीलुर रहमान, असित कुमार, डॉक्टर शांतनु सेन और सुनील कुमार मंडल शामिल हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि साकेत गोखले को बिना किसी नोटिस या वारंट के गिरफ्तार किया गया। साकेत गोखले को मंगलवार को पीएम मोदी के खिलाफ एक फर्जी ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कल उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीएमसी का एक दल इस मामले को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग से मिलेगा। of the Bharatiya Janata Party. The idea is to keep filing FIRs in allegedly the same matter, keep detaining, keep arresting a person. This is, they can very well issue a notice. The court has given me bail today. The court has given me bail today. Despite that, they want to arrest me again in a Morbi related matter. So the idea here is that to keep the person into prison as long as they can, despite the honorable court having given bail today. This is what the Bharatiya Janata Party is now doing. The idea is to teach a lesson. I'm a cardiac patient, and the idea here is to try and make sure that you finish me in whichever way possible. साकेत गोखले की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद शौकत रॉय से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है टीएमसी के वरिष्ठ नेता शौकत रॉय। क्या कहेंगे साकेत गोखले को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता फिर से? दुखद बात है। एक बार वो अरेस्ट हुआ, फिर बेल मिला, फिर उसको अरेस्ट किया। हमारे डेलीगेशन गुजरात पहुंचा है, फिर हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं। हमारे ख्याल में आज बेल मिल जाएगा। ये लोकतंत्र पर प्रहार है।
दुखद बात है। आपको लगता है कि जानबूझकर जो है साकेत गोखले को अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है? हाँ या एकदम, सुपर सन? हाँ एकदम पूरा जानबूझ के उसका अरेस्ट किया गया, उसको मुंह बंद करने का कोशिश है। लेकिन सत्ता पक्ष ये भी कहा कि गलत उन्होंने ट्वीट किया था। हो सकता है, तो उससे इतना अरेस्ट करने का क्या है। और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों के एक दल ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दल में महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सांसद शामिल थे। महाविकास आघाड़ी के सांसदों ने इस बारे में अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें बेलगाम, निपानी, कारवार और बीदर जैसे जिलों में मराठी भाषी आबादी पर कर्नाटक सरकार की अवैध कार्रवाइयों की शिकायत की गई है। और इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की है प्रियंका चतुर्वेदी से। महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद को लेकर महाराष्ट्र आघाड़ी के नेताओं ने गृह मंत्री से मुलाकात की बात करते हुए क्या बात हुई आप लोगों की? हमारी बात यही हुई कि जिस तरीके से कर्नाटका के मुख्यमंत्री की बयानबाजी हो रही है, जो वायलेंस को और तूल दे रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है, और एक तरफ महाराष्ट्र की लच्चड़ सरकार जो किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं कर रही है और महाराष्ट्र की अस्मिता पे रोज जो चोट लग रही है, वो हमें मंजूर नहीं है। और ये गृह मंत्री के नेतृत्व में आता है, उनको दोनों मुख्यमंत्री को बिठाकर इसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढना है। क्या उन्होंने कहा कि इस मामले क्या रेजोल्यूशन, क्या बैठक बुलाने की बात की? उन्होंने कमिट किया है। आई एम अज्यूमिंग कि जो अगर कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट पे वो बरकरार रहेंगे और जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। पर हमारी जो ये लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी कायम रहेगी जब तक वहाँ की जनता को इंसाफ ना मिले और वहाँ के लोग जो उनके मन में है उनकी बात नहीं सुनी जाए। कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रही हैं। राजनीति सिर्फ एक तरफा हो रही है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, तो फिर क्यों इस तरीके के विवाद हो रहे हैं? तो कोई इनसे पूछे कि आज ये जो पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं कि और आग लगे महाराष्ट्र में। एक चौल की क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन यही होगा कि वहाँ की जनता की आवाज़ सुनी जाए, दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की जाए। और ये आज की लड़ाई नहीं है, ये शुरू से जब से महाराष्ट्र रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तब की लड़ाई है और तब से यही मांग रही है बेलगांव के लोगों की। तो हम चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो और उस पर निर्णय हो। ये थी शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका ये कहना है कि इस विवाद को लेकर जनता की बात सुनी जाए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर उद्धव ठाकरे ने भी इस मसले पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह राज्य की बड़ी परियोजनाएं गुजरात शिफ्ट कर दी गई, इससे गुजरात चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला। उन्होंने सवाल किया कि क्या उसी तरह कर्नाटक चुनाव से पहले राज्य में कुछ हमारे गांवों को कर्नाटक बीजेपी बेच रही है। यशाबद्दल जे यशाचे मानकरी आहेत त्यांचं अभिनंदन तर आम्ही सगळे मिळून करतोच आहोत। गोष्ट कोणती लक्षात घेतली पाहिजे की गुजरातच्या विजयामध्ये महाराष्ट्रातून पळवलेल्या उद्योगांचं सुद्धा योगदान आहे, हे कोणी विसरू नये। म्हणजे एका बाजूला महाराष्ट्र ओरबाडायचा, आपलं इप्सित जे आहे ते साध्य करायचं, म्हणूनच आम्हाला जी भीती वाटते की गुजरातच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्रातले उद्योग जसे पळवले, तसंच कर्नाटकची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्रातली गावं सुद्धा तोडतील की काय, अशी एक भीती निर्माण झालेली आहे। आणि म्हणूनच वेळेमध्ये जर का या महाराष्ट्रद्रोह्यांना आवरलं नाही तर महाराष्ट्र छिन्न विछिन्न करायला सुद्धा हे मागे पुढे बघणार नाही। यांच्या मनामध्ये जे काही एक विष आहे म्हणा किंवा होतं म्हणा, ते आता उघडपणाने जगजाहीर होतं आहे। बात करते हैं राजस्थान की, जहां जोधपुर में शादी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। दूल्हे के घर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। कुछ ही देर में बारात निकलने वाली थी और घर में बारात जाने वालों की अच्छी खासी भीड़ थी। इस आग में झुलसकर अब तक 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। आग में कुल 52 लोग झुलसे, जिनमें 11 लोग आईसीयू में हैं। 35 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना शेरगढ़ थाना क्षेत्र के भूंगरा गांव की है। बारात रवाना होने से पहले ही घर में रखे सिलेंडर में धमाका हो गया। इसके बाद 2 और सिलेंडर फट गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पीड़ितों से मिले और मृतकों के परिवारों को 7-7 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कोई कमी नहीं है, डॉक्टर सब लगे रहे हैं, पूरा इलाज कर रहे हैं, अच्छा इलाज। मैंने कहा क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा तो जयपुर टीम और भेज देंगे और थोड़ा बहुत देख लेंगे, असिस्ट कर देगी, सेव कर देगी। डॉक्टर भी पूरी तरह लगे हुए हैं, कैसे बचा सके।
तो ये स्थिति है। मैं परिवार वालों से मिला हूँ, वो भी संतुष्ट है, सब तरीके से महसूस कल रात को 3 डेथ हो गई, 2 पहले तो अभी भी वो चिंताजनक स्थिति है, चिंताजनक स्थिति, क्योंकि जो 95-80% जले हुए हैं, सिक्योरिटी पर वो वेंटिलेटर लगे हैं, पर कोशिश पूरी 50 से ज़्यादा यहाँ एडमिट है और इलाज, समुचित इलाज की व्यवस्था अच्छी चल रही, लेकिन ऐसे हादसों को रोका जाए, पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो हमारी सरकार से मांग रहेगी प्रत्येक परिवार को 25 लाख से लेकर 50 लाख तक और घायलों को अलग से मुआवजा और समुचित इलाज, अगर विदेश में इलाज की आवश्यकता पड़े तो विदेश में इनका इलाज भी करें। आज लोकसभा चल रही है तो मैं लोकसभा में इस मामले को उठा के देश की सरकार का ध्यान भी इस हादसे की तरफ इंगित करूँगा। बहुत दुखद घटना है ये, जोधपुर के पास शेरगढ़ इलाका है, वहाँ पर इस गांव में, एक गांव में ये हुआ है। और जैसे ही बारात की तैयारी हो रही थी कि बारात निकलेगी और जो वधू पक्ष है उसके घर की तरफ जाएगी, तब ये ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो खाना बनाया जा रहा था मेहमानों के लिए, वहाँ पर 3 सिलेंडर रखे हुए थे। एक सिलेंडर में से गैस का रिसाव हुआ है और फिर 2 सिलेंडर ने आग पकड़ ली और फिर ये ब्लास्ट हुआ। 2 बच्चों की मौत वहाँ मौके पे ही हो गई है और 3 अन्य उसके बाद में उनकी मौत हुई है। काफ़ी लोग इसमें इंजर्ड हैं, करीब 52 लोग अस्पताल में एडमिट हैं, जिसमें से 12 लोग जो हैं वो क्रिटिकल यूनिट में हैं, यानी कि उनके बहुत सिवियर बर्न इंजरीज़ हैं और बाकी भी जो है करीब 30% बर्न्स उनको मिले हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी भी स्थिति नाजुक है, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो ये ब्लास्ट हुआ था, ज़्यादा जान हानि मतलब जो प्रॉपर्टी है या घर वगैरह है उसको इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खैर वो तो सेकेंडरी बात हो गई है जब इतना बड़ा हादसा हो गया है घर में। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा खुला मैदान है, फैले हुए रहते हैं घर रेगिस्तानी इलाके में, तो जैसे ही घर में आग लगी ग्रामीणों ने इसे बुझा दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो हादसा है वो लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको 2 घंटे दूर तुरंत ही जोधपुर लेके गाड़ियां भागी हैं और जोधपुर में अभी इनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं, उन लोगों से मिले हैं और किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं, सारा उसका उन्होंने जायज़ा लिया है।